अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, हमने लास्ट सेशन जो है वो अपने करे थे कंप्लीट, जिसके अंदर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट किया था। और उसमें एक सेशन में हमने लीनियर को देखा था और एक सेशन के अंदर हमने जो है वो क्वाड्रेटिक को देखा था। ठीक है, और उम्मीद ये करते हैं कि आपने जो है वो उनके क्वेश्चंस जो हैं वो पास पेपर से प्रैक्टिस भी किए होंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब हम जो नेक्स्ट सेक्शन में, अब इस सेशन के अंदर हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना, दैट इज मैट्रिसेस। ठीक है, ये मैट्रिसेस का टॉपिक भी ऐसा है कि जो नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है वो पहले से पढ़ के आते हैं। ठीक है, ये बीकॉम के सेशन जो है उसके अंदर हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। कुछ आर्ट्स वाले भी होते हैं, कॉमर्स वाले भी होते हैं, प्री इंजीनियरिंग वाले भी होते हैं, प्री मेडिकल वाले भी होते हैं इसके अंदर। तो बीकॉम के अंदर जो है वो एक समझ लें कि आपके पास जो डिलीवरी होती है वो एक स्पेसिफाइड कोई ग्रुप नहीं होता जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो सब एक ही बैकग्राउंड से आते हैं। डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लोग होते हैं। तो जो हमने बिजनेस मैथ्स वाला पार्ट स्टार्ट किया है वो ऐसा है कि जो ये वो चीज़ें हैं कि जो आप पहले से कोई ना कोई पढ़कर आ रहा होता है, कहीं ना कहीं आपने चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं। कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी, ऐसी बात है कि जब आपका लेवल बढ़ेगा तो कुछ नई चीज़ें भी आपको सीखनी होंगी। ठीक है, तो मैट्रिसेस जो है वो आप सबने पढ़े होंगे। जो मैट्रिक में आए हैं मैट्रिसेस उन्होंने भी पढ़े होंगे, जो प्री इंजीनियरिंग से आए हैं और जो कॉमर्स से आए हैं उन्होंने अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के फर्स्ट ईयर के अंदर बिजनेस मैथ्स में और प्री इंजीनियरिंग वालों ने अपने मैथ्स के अंदर भी पढ़ा होगा। मेडिकल वालों ने नहीं पढ़ा ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, बट मैट्रिक में जो है उन्होंने भी पढ़ा होगा। आर्ट्स वालों ने भी मैट्रिक के अंदर जो है वो मैट्रिसेस पढ़े होंगे। तो जो बेसिक्स हैं मैट्रिसेस की वो तो आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ हम उन बेसिक्स को ही रिवाइज कर रहे हैं और बेसिक्स को रिवाइज करेंगे क्योंकि आपके पास इसके पेपर में, आपके पास पेपर्स जो हैं उनके अंदर जो मैट्रिसेस के सवाल हैं, उन मैट्रिसेस के सवाल के अंदर क्या होता है आपके पास, मैट्रिसेस के सवाल के अंदर आपके पास जो है वो वैल्यूज जो आती हैं वो समझ लें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड आती हैं। ठीक है जी, फिर आपके पास डिटर्मिनेंट्स आते हैं उसके। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स के साथ साथ आपके पास जो वैल्यूज हैं वो इनवर्स भी आती हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आपके पास जो है वो इनवर्स के बाद जो है वो आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस के सॉल्यूशन हैं थ्रू मैट्रिसेस। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर हम उसको सम अप कर लें तो एक पार्ट आपका बन जाता है ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, एक पार्ट आपका जो बन जाएगा वो हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट्स से रिलेटेड, और डिटर्मिनेंट और इनवर्स से रिलेटेड आपका एक पार्ट बन जाएगा, और एक पार्ट जो है वो आपका मैट्रिसेस का बन जाएगा जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस के सॉल्यूशन है। ठीक है, जिनको हम मैट्रिसेस के अंदर दो तरीकों से करते हैं, इनवर्स रूल और क्रैमर रूल। ठीक है, ये अक्सर लोगों ने इसका नाम सुना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ अभी हमने जो है वो मैट्रिसेस को स्टार्ट करना है। तो बेसिकली मैट्रिसेस क्या होते हैं आपके पास, मैट्रिसेस जो होते हैं वो आपके पास एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स है। ठीक है जी, रेक्टेंगुलर एरे का मतलब क्या है कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है। मैट्रिसेस का मतलब क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अगर हम इसको लिख कर देखें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो होती है वो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपके पास क्या है, आपके पास ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। सही है, एक स्पेसिफाइड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स जो होता है वो हमेशा आपका कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैट्रिसेस कभी भी जो है वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं होता। मैट्रिसेस हमेशा क्या होते हैं आपके पास, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको लिखने के लिए हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। अगर आपने सेट्स पढ़े होंगे तो सेट्स आपने जो है वो कर्ली ब्रैकेट में शो करने होते हैं, और उसके अंदर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, उसके अंदर सीक्वेंस होती है। आपने देखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, सेट ऑफ इवन नंबर्स 2 4 6 8 10, तो उसमें रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। मैट्रिसेस में क्या होती है आपके पास, मैट्रिसेस के अंदर आपके पास नंबरों की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, एक रेक्टेंगल फॉर्म है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा नहीं कि रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल
टेबुलर अरेंजमेंट का मतलब है कि आपका सीक्वेंस के फॉर्म में नहीं होगा, कॉमा डाल के नंबर नहीं लिखते आप उसके अंदर, एक स्पेसिफाइड तरीके से नंबर लिखे जाते हैं। ये जो स्पेसिफाइड तरीके से नंबर लिखे जाते हैं इसके अंदर दो चीजें आती हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं दे आर कॉल्ड रॉज, ठीक है, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये दे आर कॉल्ड दी कॉलम्स, ठीक है जी, ये रॉज और ये कॉलम्स। क्लियर हो गई बात? जब ये रॉज और कॉलम मिलते हैं तो इसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, या इसको हम कहते हैं डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या हो जाएगा? रॉज इनटू कॉलम्स। तो किसी भी अगर मुझे मैट्रिक्स का डायमेंशन देखना है तो मैं क्या करूंगा? उसके रॉज और कॉलम को देखूंगा, जितने रॉज और कॉलम होंगे वो बताएगा मुझे कि इस मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है, ठीक है जी। अगर हम ऊपर वाले मैट्रिक्स को देखें तो हमने एक एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है, तो इसके अंदर 2 रॉज हैं, ठीक है, और यहाँ आपके पास 3 कॉलम्स हैं, ठीक है जी, ये 2 रॉज और 3 कॉलम्स। तो इसको पढ़ा जाएगा क्या? इसका डायमेंशन पढ़ा जाएगा 2/3, ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम 2/3। डायमेंशन या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमेशा पहली वैल्यू किसकी होगी? हमेशा पहली वैल्यू रॉज की होगी। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने हैं तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है जी। रॉज और कॉलम को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चलेगा कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 6। क्लियर हो गई बात? ये तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जब भी बताया जाता है आपके पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताने के लिए हम सिर्फ रॉज और कॉलम को इनटू की फॉर्म में बताते हैं, सही है। तो ये हो गया आपके पास 2 into 3, ये आपका डायमेंशन बन जाएगा, ठीक है जी। 2 into 3, 2 into 3 का मतलब क्या है? 2 रॉज एंड 3 कॉलम। अगर मैं कहूँ आपसे 4 into 3, तो 4 into 3 का मतलब क्या हो जाएगा? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर 4 रॉज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है जी। अगर मैं आपसे कहूँ 1/4, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपसे 1/4, तो 1/4 का मतलब क्या है? 1 रॉ 4 कॉलम्स। तो 1 रॉ 4 कॉलम्स कैसे लिखा जाएगा भाई? फॉर एग्जांपल ये आपके पास मैट्रिक्स है दैट इज 2 5 8 9। तो अब इसमें क्या आ जाएगा आपके पास? एक रॉ आ रही है, ठीक है, और देखें 1 2 3 4, ये आपके पास 4 कॉलम है। तो 1 रॉ 4 कॉलम्स। तो आपके पास डायमेंशंस जो है उसके अंदर कोई बाउंडिंग नहीं है, ठीक है जी। n into m टाइम्स आपके पास जो है वो डायमेंशन बन सकते हैं। 1000 रॉज into 2000 कॉलम्स, ठीक है जी। अब सुनने में तो बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं 1000 रॉज और 2000 कॉलम्स कैसे बना सकता हूँ, मगर जो कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है जी, उसके अंदर हम मैथमेटिकली कुछ सॉफ्टवेयर हैं, कुछ एडवांस सॉफ्टवेयर हैं जिनकी बेसिस पे हम ये सारी कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो अब क्या है आपके पास? दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर या डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स। तो हम क्या करते हैं? किसी भी ऑर्डर को पढ़ने के लिए पहले रॉ लिखते हैं और फिर कॉलम लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड रूल है। स्टैंडर्ड रूल से मुराद क्या है कि हमेशा जब भी ऑर्डर की बात की जाएगी तो ऑर्डर का मतलब क्या है कि फर्स्ट इज रॉ एंड सेकंड इज कॉलम, ठीक है। तो रॉ इनटू कॉलम मींस के डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब क्या होता है आपके पास? अगर आपके पास दो किस्म की मैट्रिक्सेस हैं, ठीक है, पहली चीज आपके पास क्या आती है? नंबर 1 इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है जी। हम बिल्कुल रिवीजन कर रहे हैं इसका। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो जाता है आपके पास? स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि इसके अंदर रॉज और कॉलम्स बराबर हो, ठीक है भाई, इनके रॉज और कॉलम बराबर हो, यानी 1/1 2/2 3/3 4/4 5/5, ये तमाम के लिए कहते हैं क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है।
अच्छा, दूसरी चीज क्या है आपके पास इसके अंदर, ये मेन कुछ चीजें हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं, इसके बाद हम आगे मूव ऑन कर देंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है आपके पास जिसके अंदर रॉज और कॉलम की तादाद क्या हो, सेम ना हो, ठीक है जी। रॉज इज नॉट इक्वल्स टू कॉलम्स, ठीक है जी। जैसे मैंने ये लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये क्या है आपके पास? रॉज एंड कॉलम्स क्या है, डिफरेंट हो रहे हैं। जब रॉज एंड कॉलम डिफरेंट होंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद तीसरी चीज हम ले लेते हैं यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स, ठीक है जी। जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या है? ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, ठीक है जी। डायमेंशन से कोई उसका ताल्लुक नहीं है। जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या है? जीरो मैट्रिक्स का मतलब है कि ऑल आर जीरो, ठीक है जी। उसमें कोई भी जो है वो कोई और नंबर जीरो के अलावा एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है जी। अच्छा, देन उसके बाद फिर आपके पास तीसरी चीज हम ले लेते हैं यहाँ पे, थर्ड वन इज दैट इज द डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है जी। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है एलिमेंट्स आर इन प्राइमरी डायगोनल, ठीक है जी। एलिमेंट्स आर इन प्राइमरी डायगोनल्स, ठीक है जी। रिमेनिंग एलिमेंट्स आर जीरो। रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हो गए आपके पास? रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके जीरो हैं, ठीक है जी। मगर जो एलिमेंट्स आपके पास मैट्रिक्स के अंदर अवेलेबल हैं वो आपके पास क्या होंगे? दे आर इन प्राइमरी डायगोनल। यानी मिसाल के तौर पे आपके पास ये हो जाए 1 0 0 5, ठीक है। या आपके पास ये हो जाए 2 7, इधर 0 इधर 0। डायमेंशन आपके पास नॉर्मली कोई भी हो, ज्यादातर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा आपके पास। प्राइमरी डायगोनल क्या होती है? ये दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी डायगोनल। प्राइमरी डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है जी। बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। तो ये कहलाएगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, इसी के बाद फिर आ जाती है हमारी दैट इज द स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है जी। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है आपके पास? सेम एलिमेंट्स आर इन प्राइमरी डायगोनल, ठीक है जी। सेम एलिमेंट्स आर इन प्राइमरी डायगोनल्स और रिमेनिंग एलिमेंट्स आर जीरो। अब फर्क क्या हो जाएगा आपके पास? अब वो कह रहा है कि प्राइमरी डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे। लेट्स सपोज ए, बाकी एलिमेंट जीरो, ठीक है। फॉर एग्जांपल 8 8 0 0। तो जो एलिमेंट्स हैं वो प्राइमरी डायगोनल में होंगे, प्राइमरी डायगोनल के साथ साथ सेम भी होंगे, सही है जी। तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स तो थे बट सेम नहीं थे। स्केलर मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हैं और सेम है, बाकी तमाम एलिमेंट्स जीरो। और इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स के बाद फिर हम देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है जी। और इस यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है जी। और इसके अंदर आपके पास क्या होगा? ठीक है जी, एलिमेंट्स इन अ प्राइमरी डायगोनल, ठीक है। यहां पे आपके पास आएगा ओनली वन इन प्राइमरी डायगोनल, ठीक है जी।
ओनली वन इन प्राइमरी डायगोनल, ठीक है जी। अदर एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, अदर एलिमेंट्स आर जीरो। अब क्या हो रही है बात, अब हो रही है कि आपका मैट्रिक्स जो है उसका प्राइमरी डायगोनल में तमाम वैल्यूज क्या होंगी, वो होंगी 1 और बाकी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे आपके जीरो हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 0 0 1, ठीक है, या ये हो जाएगा आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर हो गई बात, ये सही है। ये कहलाता है आपका क्या, दिस इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमने क्या किया, यूनिट मैट्रिक्स देखा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो इनके डायमेंशन में रो और कॉलम सेम हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिनका डायमेंशन में रो और कॉलम सेम ना हो, ठीक है जी। अच्छा जी, जीरो मैट्रिक्स तमाम एलिमेंट जीरो हो जाए, चाहे आपका रो और कॉलम सेम हो या डिफरेंट हो। डायगोनल मैट्रिक्स प्राइमरी डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स होंगे, बाकी तमाम वैल्यूज क्या होंगी, जीरो हो जाएंगी, ठीक है जी। स्केलर मैट्रिक्स प्राइमरी डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स होंगे और सेम एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, और रिमेनिंग एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब क्या है, प्राइमरी डायगोनल के अंदर 1 होगा और तमाम एलिमेंट्स रिमेनिंग एलिमेंट्स जीरो होंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा आपका, हर यूनिट मैट्रिक्स हमारे लिए स्केलर होता है, बट हर स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो सकता। हर वो स्केलर मैट्रिक्स जिसकी प्राइमरी डायगोनल में 1 आएगा, इट विल बिकम यूनिट मैट्रिक्स। मगर हर यूनिट मैट्रिक्स को जो है वो हम हर स्केलर मैट्रिक्स को हम यूनिट कंसीडर नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, इसको मैं यूनिट मैट्रिक्स नहीं कह सकता, ये मेरा क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है जी। ये मेरा क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, बट मैं इसको स्केलर भी कह सकता हूँ क्योंकि इसकी प्राइमरी डायगोनल में जो वैल्यूज आती है वो सेम आ रही है। क्लियर हो गई बात थी। तो ये कुछ मैट्रिक्स की क्लासिफिकेशंस, सही है। अच्छा, इसके बाद फिर हमें एक और चीज सीखनी होती है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोज, ठीक है जी। ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा आपके पास, ट्रांसपोज मींस, यानी यहाँ हम देख रहे हैं, अब 7 पॉइंट ले लेते हैं इसको हम, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है भाई, आपके पास कन्वर्जन ऑफ रॉ इनटू कॉलम, रिप्रेजेंटेशन चेंज कर देते हैं, कन्वर्जन ऑफ रॉस इनटू कॉलम्स, ठीक है। तो करने का तरीका क्या हो जाएगा भाई, लेट्स सपोज कि इफ a equals to 1 2 3 5 और हम कहते हैं इसका A ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, पावर की फॉर्म में स्मॉल t लगाना है, तो A ट्रांसपोज करते हैं। तो A ट्रांसपोज के लिए क्या हो जाएगा, हम A के ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, साथ में इस मैट्रिक्स के ऊपर भी ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये A ट्रांसपोज इक्वल्स टू कन्वर्जन ऑफ रॉ इनटू कॉलम, ये फर्स्ट रॉ थी, फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम बन जाएगी, ये हो जाएगा ट्रांसपोज। पहले ट्रांसपोज अप्लाई किया है और ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद जब उसको हमने चेंज किया तो अब दोबारा यहाँ पे t लिखने की जरूरत नहीं है, सही है। तो ये था आपके पास 2/2 का मैट्रिक्स, ट्रांसपोज होने के बाद भी क्या हुआ, 2/2 ही रहा। अच्छा, यहाँ एक और एग्जांपल देख लेते हैं, if a equals to 5 8 9 3 1 7 और अब कहे आपको A ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज का मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे A पे ट्रांसपोज अप्लाई किया तो 5 3 8 1 9 7, इस मैट्रिक्स के ऊपर भी ट्रांसपोज अप्लाई किया। जब ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं हम तो क्या करते हैं,
रॉ को कॉलम बनाते हैं, तो 5 8 9 रॉ थी, 5 8 9 कॉलम बन जाएगी। 317 रॉ थी, 317 कॉलम बन जाएगी। अब जब ट्रांसपोज करते हैं तो फिर अब टी लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि पहले जो थे वो 2 रॉस थे और 3 कॉलम्स शो हो रहे थे। ट्रांसपोज करने के बाद क्या हो गया, 3 रॉस हो गए और 2 कॉलम्स। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कि बिफोर कन्वर्जन 2 into 3 का था आपके पास डायमेंशन, और आफ्टर कन्वर्जन क्या हो गया 3 multiplied by 2। तो इसका मतलब क्या होगा कि कभी आप ट्रांसपोज करते हैं तो डायमेंशन चेंज हो जाता है, ठीक है जी, और कभी आप ट्रांसपोज करेंगे तो डायमेंशन चेंज नहीं होगा। इसको अदर वर्ड्स में ये समझ लें कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ट्रांसपोज करेंगे तो डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यूज चेंज हो जाएगी, वैल्यूज की प्लेसमेंट चेंज होगी, बट वैल्यू चेंज होने के बाद डायमेंशन सेम रहेगा। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आएगा तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर आप जब डायमेंशन इसका ट्रांसपोज करेंगे तो डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमेशा क्या होगा आपका ट्रांसपोज करने के बाद डायमेंशन चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, ये कोई प्रॉब्लम उसके अंदर, इंशाल्लाह इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है जी। अच्छा, जैसे आप एक नंबर को किसी भी उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो नंबर ब्रैकेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। इसी तरीके से मैट्रिसेस के अंदर भी क्या होता है, मैट्रिसेस के अंदर भी अगर आपके पास कोई कांस्टेंट जो है वो किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कांस्टेंट विद मैट्रिक्स करें अगर हम, तो उसका तरीकेकार में भी क्या होगा, उसके तरीकेकार में भी आपके पास वो एलिमेंट जो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स से इंडिविजुअली क्या होगा मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कांस्टेंट। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कांस्टेंट विद अ मैट्रिक्स। तो हमने यहाँ पे ले लिया, नेक्स्ट लेते हैं हम यहाँ पे 8 पॉइंट हम ले रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कांस्टेंट विद मैट्रिक्स। एक इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास if A matrix is equals to 5 3 9 8 7 4, ठीक है, कैलकुलेट 5A, हमें निकालनी है वैल्यू किसकी, 5A की वैल्यू निकालनी है। तो 5A का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास कि मैट्रिक्स A को कांस्टेंट 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो कांस्टेंट 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो A से हो जाएगा 5A, और इस तरीके से ये हो जाएगा 5 into ये मैट्रिक्स 5 3 9 8 7 and 4। अब ये जो 5 है ये क्या होगा, ये तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 9, 5 मल्टीप्लाई बाय 8, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 5A मैट्रिक्स क्या बन जाएगा हमारे पास, 25 15 45 40 35 and 20। क्लियर? तो ये जो आपको मल्टीप्लिकेशन हर एलिमेंट के साथ करके दिखाई गई है यहाँ पे, ये आपको समझाने के लिए, यानी आपको रिव्यू करने के लिए यहाँ पे करके दिखाई गई है। वरना ये जनरल आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उसको शो कराते हैं यहाँ पे कि ये 5 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि 5 को मल्टीप्लाई जो है वो कराना एक बेसिक जो है वो एक प्रोसेस है। वो बेसिक प्रोसेस को ये तो समझाने के लिए आप मैंने लिख दिया कि कैसे इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होता है। अगर आप इसको ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली क्या कर लेंगे, आप डायरेक्टली यहाँ पर जो है वो इसको मल्टीप्लाई करके इसके आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये आप तमाम चीजें जो बेसिक सीखती
थी आपने वो डिस्कस कर ली यहाँ पे कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, डायमेंशन क्या होती है, ठीक है जी, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, फिर आपने देख लिया यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, फिर आपने ट्रांसपोज भी देख लिया यहाँ पे क्या होता है, और उसके बाद फिर आपने जो है वो यहाँ पर देख लिया कि अगर हम किसी कांस्टेंट को जो है वो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको कैसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अब हम आगे मूव करते हैं थोड़ा सा, दैट इज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब जो है वो असल काम की तरफ जो है वो थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं, ठीक है। और वो क्या है हमारे पास, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अब मैट्रिसेस की एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है, ठीक है, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, यानी हम यहाँ पे ले लेते हैं, अब हम देख रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हमें दो चीजें जो है ना वो याद रखनी है। वो दो चीजें क्या है, पहली चीज आपके पास क्या होती है, इसके अंदर पहली चीज है पॉसिबिलिटी, ठीक है जी। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या आया, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल है या नहीं, ठीक है जी। तो पॉसिबिलिटी का चेक कैसे होगा, पॉसिबिलिटी का चेक करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। जाहिर सी बात है कि जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो इन्वॉल्वमेंट होगी वो कम से कम दो मैट्रिसेस की होगी, एक मैट्रिक्स तो नहीं हो सकता ना ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए उसको कोई ना कोई दूसरा मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट है। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर का सेम होना जरूरी है, ठीक है जी। अगर सेम होगा तो पॉसिबल है, सेम नहीं है ऑर्डर तो मींस कि पॉसिबल नहीं होगा, ठीक, क्लियर हुई बात नहीं। और दूसरी चीज क्या आ जाएगी आपके पास, द सेकंड थिंग इज मेथड। मेथड का मतलब क्या हो जाएगा, इट विल बी डन with corresponding elements. It will be done with the corresponding elements. What will be done? Addition and subtraction will be done with the corresponding elements. यानी पहले वाली वैल्यू को पहली वाली वैल्यू के साथ ऐड किया जाएगा, दूसरी वाली वैल्यू को दूसरी वाली वैल्यू के साथ ऐड किया जाएगा, तीसरी वैल्यू को तीसरी के साथ ऐड किया जाएगा, चौथी वैल्यू को चौथी वैल्यू के साथ ऐड किया जाएगा। क्लियर हो गई बात की, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखते हैं, ये तो हो गई आपकी एडिशन की बेसिक्स। अच्छा, एडिशन की बेसिक्स के बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या, साथ में ही हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन को, ताकि हम सवाल करें तो हम दोनों को एक ही पिक्चर पे ले सकें। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा आपके पास, मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी भी वैसे चेक करनी पड़ेगी। मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी के अंदर हम लेते हैं यहाँ पे कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू rows of second मैट्रिक्स, ठीक है। क्लियर हो गई बात ये कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स बराबर होने चाहिए किसके, दूसरे मैट्रिक्स के रॉस के, क्लियर। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि लेट्स सपोज फर्स्ट मैट्रिक्स और ये हो गया आपका सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, इसकी आपके पास डायमेंशन रो कॉलम, इसका रो और कॉलम। तो कहता है कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स,
कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स का मतलब है ये, ठीक है जी। और रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इसका मतलब हो जाएगा ये। इन दोनों को क्या होना चाहिए, इन दोनों को सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्लियर? एडिशन सब्ट्रैक्शन में पूरा ऑर्डर सेम होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में पूरे ऑर्डर की जरूरत नहीं। पहले मैट्रिक्स की कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स की रॉस ये सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है इसका मेथड क्या होगा, मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या होगा। मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या होगा आपके पास कि एक पैटर्न हम लिख लेते हैं यहाँ पे, वो क्या है, R1 C1 फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ। पहली वाली वैल्यू फर्स्ट मैट्रिक्स को शो कर रही है, दूसरी वाली वैल्यू सेकंड मैट्रिक्स को शो कर रही है। फिर हो जाएगा R1 C2 R1 C3 R2 C1 R2 C2 R2 C3 R3 C1 R3 C2 R3 C3। इसके आगे भी जा सकता है और इसके आगे भी जा सकता है ये, मगर हमारी नीड क्या होती है, इसको पढ़ेंगे कैसे हम? इसको हम पढ़ेंगे फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। फर्स्ट रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विद द सेकंड कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। फर्स्ट रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय द थर्ड कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो मैंने वैल्यूज यहाँ पे लिखी हैं, ये जनरलाइज्ड वैल्यूज लिखी हैं, सही है। हर मल्टीप्लिकेशन की तमाम प्लेसेस इस्तेमाल नहीं होंगी, ठीक है जी। कुछ जगहों पे हो सकता है कि ये 3 इस्तेमाल हो, कुछ जगहों पे हो सकता है ये 6 इस्तेमाल हो, कुछ जगहों पे हो सकता है कि ये स्टार्ट फर्स्ट वाले 3 इस्तेमाल हो जाए, कुछ जगहों पे हो सकता है कि ये पूरे 9 इस्तेमाल हो, ठीक है। तो यहाँ आपके पास जो R है, R represents the rows of first matrix, ठीक है जी, and C stands for the columns of second matrix। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी और मेथड भी आपके पास आ गया और मल्टीप्लिकेशन का भी पॉसिबिलिटी और मेथड आपके पास अवेलेबल आ गया। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे एक सवाल, ठीक है जी, और उसके अंदर देखते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन को भी, ठीक है जी, और मल्टीप्लिकेशन को भी। तो फॉर एग्जांपल इफ A matrix is equals to 5 6 8 9, ठीक है, और B equals to 3 7 -1 and 4, C matrix is equals to 2 and 5 और D matrix जो है वो आप ले लेते हैं यहाँ पे 1 and 4। हमने यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस ले लिए। अब यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम डिफरेंट मेजर्स को यूज करते हैं जिससे हम अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे और अपना मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट को भी देखेंगे। चलिए वही बात है। तो हमने पहला सवाल ले लिया, रिक्वायरमेंट नहीं लेकर रिक्वायरमेंट हम डायरेक्ट ले लेते हैं। पहली रिक्वायरमेंट ले लेते हैं हम यहाँ पर a प्लस बी, ठीक है जी। अब a प्लस बी का मतलब क्या है? a प्लस बी का मतलब है, इसको लिखने का तरीका क्या होगा? a प्लस बी का मतलब पहले लिखेंगे a मैट्रिक्स 5 6 8 9 प्लस फिर b मैट्रिक्स आएगा 3 -1 7 and 4। इसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन और ये लाजमी है, आपको इसी तरीके से आपने पेपर में भी करनी है, सही है जी। तो a प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा?
अब ये a प्लस बी तो बहुत बेसिक सॉल्यूशंस है, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करके कर सकते हैं, सही है। बट हम यहाँ पे पहले वाले को क्या कर रहे हैं, लिख कर दिखा रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मेथड के अंदर एडिशन का इट विल बी डन विद द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3, पहला पहले के साथ, 8 प्लस 7 दूसरा दूसरे के साथ, 6 प्लस माइनस 1 तीसरा तीसरे के साथ, 9 प्लस 4 चौथा चौथे के साथ। तो a प्लस b का आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 7 15, 6 प्लस माइनस 1 तो 6 माइनस 1 5, 9 प्लस 4 30। ये हो जाएगा मेरा a प्लस b का आंसर। क्लियर हो गई, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट समझ में आ गए क्या होते हैं, कि पहला वाला पहले वाले के साथ ऐड हो रहा है, दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ ऐड होगा, तीसरा वाला तीसरे वाले के साथ ऐड होगा। और जब सिर्फ एडिशन का ही सवाल हो, सिंपल एडिशन का सवाल हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर उसकी वैल्यू को प्लस करके डायरेक्टली ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक एडिशन है, तो इसके अंदर आपको पहले स्टेप में रिप्रेजेंट करने की जरूरत है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप डायरेक्टली a प्लस b लिखें और उसका आंसर लेते, तो दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है जी। वो आपका तरीकेकार जो है वो तरीकेकार गलत हो जाएगा। अच्छा, अब हम ले लेते हैं यहाँ पे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमने ले लिया, वो क्या है, लेट सपोज मैं ले लेता हूँ a प्लस d। अब a प्लस d किया हमने, तो a प्लस d में क्या आया भाई, a प्लस d में मैंने लिखा a प्लस d, पहले लिखा a मैट्रिक्स, दैट इज 5 6 8 9 प्लस, ठीक है जी, d है 1 and 4। अब क्या हो गया भाई यहाँ पर, अब यहाँ देखा आपने कि पहले स्टेप में ये कहलाती है रिप्रेजेंटेशन, ये करनी जरूरी है। इसके बाद आप लिखेंगे कि क्या आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, दैट इज a प्लस d। a प्लस d में क्या हो जाएगा भाई, इसका डायमेंशन, इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/1, इसका मतलब ये दोनों ऑर्डर में सेम नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे नॉट पॉसिबल। क्लियर हो गई बात, ठीक है जी। यहाँ आपके पास क्या होगा, पॉसिबिलिटी जो है वो अवेलेबल नहीं है, आप इसको ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों के डायमेंशंस में क्या है, फर्क है। जब डायमेंशन इसमें फर्क आ जाता है तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम यहाँ पे ले लें थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट ले लेते हैं हम यहाँ पे c माइनस d ट्रांसपोज। अब हम यहाँ पे जो कॉम्प्रिहेंसिव सवाल देख रहे हैं ना, तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सम अप करके चीजें लेकर आ रहे हैं सारी। तो c माइनस d ट्रांसपोज का मतलब क्या हो जाएगा भाई, c माइनस d ट्रांसपोज का मतलब c माइनस d ट्रांसपोज, पहले मैंने लिखा c मैट्रिक्स, तो c क्या है आपके पास, दैट इज 2 and 5 माइनस d मैट्रिक्स क्या है 1 4, और साथ में d के ऊपर क्या लगा हुआ है, d पे लगा हुआ है ट्रांसपोज, तो पहले मुझे ट्रांसपोज देखना पड़ेगा। ये कहलाती है रिप्रेजेंटेशन, भाई पेपर में लाजमी करनी होती है आपने। कहीं आपने देखा कि भाई ये तो माइनस का सवाल है, और माइनस के सवाल में इनकी तो अपीयरेंस सेम नहीं आ रही, इनका तो डायमेंशन सेम नहीं आ रहा, तो आपने फौरन लिख दिया वहां पे नॉट पॉसिबल, तो आपका सवाल क्या हो गया, जैसे मैंने ऊपर देखा कि a प्लस d था, इसका डायमेंशन क्या होता, चेंज था, तो मैंने लिखा नॉट पॉसिबल। अब आपने देखा c माइनस d, इन दोनों की अपीयरेंस भी अलग अलग आ रही है, अब इन दोनों की अपीयरेंस अलग अलग आ रही है, तो आपने कहा ये तो हो ही सकता है। आपने क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, देखते हैं कि ओ ये तो हो ही सकता, फौरन क्या करते हैं, इसके आगे लिख देते हैं नॉट पॉसिबल। अब बेसिकली पहले ट्रांसपोज का इंपैक्ट देखेंगे कि ट्रांसपोज से क्या हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपोज क्या करता है, आपके मैट्रिक्स की शक्ल को कभी-कभी चेंज कर देता है, तो उसके बाद आपको देखना है कि क्या हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हमने जब ट्रांसपोज किया तो c तो अपनी जगह पे वैसे ही रहा 2 and 5, ठीक है जी, 2 and 5 माइनस, जब ये ट्रांसपोज किया तो ये जो कॉलम था ये चेंज हो गया किसमें, रॉ में। जब ये रॉ में चेंज हो गया तो अब क्या हो गया,
ट्रांसपोज करने के बाद दोनों का डायमेंशन सेम, दोनों का ऑर्डर क्या हो गया सेम। ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या है कि अपीयरेंस दोनों की एक जैसी हो जाएगी। अब जब दोनों की अपीयरेंस एक जैसी हो गई तो अब क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 - 1 और ये हो जाएगा 5 - 4। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पहला पहले के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, दूसरा दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो C माइनस D ट्रांसपोज की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 1 1। अब कुछ लोगों ने क्या करी होगी गलती, कुछ लोगों ने गलती ये करी होगी कि वो फॉरनली उसको देखा होगा और देखकर ही लिख दिया होगा कि इट्स नॉट पॉसिबल। जब नॉट पॉसिबल लिखा होगा तो क्या हो जाएगा 1 1 लिख दिया आपका आंसर में। ठीक, सॉरी नॉट पॉसिबल का मतलब क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल का मतलब आपने इसको छोड़ दिया, सवाल ही नहीं किया। बट ट्रांसपोज होने के बाद तो क्या हो गया, ट्रांसपोज होने के बाद उसकी पॉसिबिलिटी बन गई, तो पॉसिबल हो गया ट्रांसपोज होने के बाद। तो जब ट्रांसपोज बीच में इन्वॉल्व हो जाएगा तो आपने क्या करना होगा, ट्रांसपोज को पहले सॉल्व करना होगा। ठीक है, जब आप ट्रांसपोज को पहले सॉल्व करेंगे तो फिर हो सकता है कि वो पॉसिबल हो जाए। ठीक है जी, तो ये आपका क्या हो गया पार्ट, ये हो गया आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट हो गया। अब हम सवाल देख लेते हैं किसका, अब हम सवाल देख लेते हैं कि अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो क्या मल्टीप्लिकेशन में ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या, चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया क्या, यहाँ पे हम लेते हैं एक सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। हमें कैलकुलेट करना है BD। BD का मतलब क्या है, B मल्टीप्लाई बाय D। तो पहली रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी भाई, B मल्टीप्लाई बाय D का मतलब पहले लिखेंगे B मैट्रिक्स दैट इज 5 8 6 9 और मल्टीप्लाई बाय D मैट्रिक्स क्या है आपके पास 1 और 4। तो हमने मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या लिखा था, पूरा डायमेंशन की जरूरत नहीं है, पहले मैट्रिक्स के कॉलम का दूसरे मैट्रिक्स की रॉस के साथ बराबर होना जरूरी है। अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो इसका मतलब है कि हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं, इधर साइड में लिखते हैं। पहले मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है भाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। दूसरे मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है, 2 रॉस 1 कॉलम, 2 रॉस 1 कॉलम। तो हमें क्या चीज देखनी है भाई कि सेम हो। देखिए भाई हमें क्या चीज देखनी है, पहले मैट्रिक्स के कॉलम, पहला मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स की रॉस, ये क्या हो गया भाई, ये हो गए सेम। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। ठीक, क्लियर हो गई बात ये। अब हमें यहाँ पे देखना है कि इस पैटर्न के ऊपर जो मेथड लिखा हुआ है हमने मल्टीप्लिकेशन का, इसके हिसाब से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये पहली वैल्यू क्या लिखी हुई है R1C1। R1C1 का मतलब क्या हो जाएगा, रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लिकेशन का जो बेसिक ऑपरेशन सेकंड यूज होता है वो क्या होती है, एडिशन होता है। ये आप बचपन में भी करते आए हैं, जब आप 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते थे या 3 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वहां आप क्या करते थे, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर को आपस में ऐड करते थे वैल्यूज को। तो मल्टीप्लिकेशन की सपोर्ट जो कि बेसिक ऑपरेशन दूसरा जो यूज किया था वो क्या होता है, एडिशन होता है। तो यहां क्या हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करानी है। तो मैं इसको लिखता हूं, कोशिश करिएगा कि आप भी ऐसे लिखिए। फर्स्ट रो कॉलम, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। ये मैं मेंशन कर देता हूं यहां पे प्लस, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में क्या आएगा प्लस। अच्छा जी, फिर आपके पास यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या है, R1C2। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि मुझे इस तरफ जाने की जरूरत नहीं। अब मैं आ जाता हूं इधर, R2C1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो सेकंड रो अवेलेबल है, फर्स्ट कॉलम भी अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 6 मल्टीप्लाई बाय 1, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 और इसके बीच में क्या आएगा, इसके बीच में आ जाएगा आपके पास प्लस।
तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या बन जाएगा ये b मल्टीप्लाई बाय d, ठीक है, b मल्टीप्लाई बाय d दैट इज 5 1 the 5 plus 8 4 the 32 6 1 the 6 9 4 the 36, ठीक है। तो b मल्टीप्लाई बाय d का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 5 plus 32 will become 37, 6 plus 36 will become 42। क्लियर हो गई बात? की मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गई कि पहले मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो को देखकर आप देखेंगे कि पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो हम फिर उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हम यहाँ पे एक और सवाल लेते हैं मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड सवाल हमने ले लिया। फॉर एग्जांपल चलें इसको ले लेते हैं ए सी, ए मल्टीप्लाई बाय सी कैलकुलेट करना है। तो पहले लिखेंगे a मल्टीप्लाई बाय c के अंदर पहले a मैट्रिक्स ले लेते हैं 5 6 8 9। थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो मिस्टेक कर दी हमने, वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, हमने यहाँ पर b d की जगह a d को सॉल्व कर दिया। कोई मसला नहीं है, इसको हम जो है वो रिराइट कर लेते हैं, ठीक है। हमने मिस्टेकनली जो है वो क्या कर दिया, हमने यहाँ पे a मैट्रिक्स को लिखकर जो है वो सॉल्व कर दिया। तो अभी हम इसको रिराइट कर लेते हैं, a d कैलकुलेट किया हमने, तो ये a d तो हमारे पास आ गया था, ठीक है। यहाँ हम जो है वो a c को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो a c की कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा, पहले a मैट्रिक्स आ गया, फिर मल्टीप्लाई करना है C मैट्रिक्स क्या है आपके पास 2 and 5। सेम उसी तरीके से मैंने क्या किया, पहले मैट्रिक्स का डायमेंशन लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, और दूसरे मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमें इसका पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना है, पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो का बराबर होना जरूरी है। तो ये सेम नहीं आ रहे, समझ गए आप? पहले मैट्रिक्स का कॉलम 2 है और दूसरे मैट्रिक्स की रॉस 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं लिखूंगा तो सही सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा a मल्टीप्लाई बाय c, a मैट्रिक्स लिखूंगा, फिर मल्टीप्लाई बाय c मैट्रिक्स लिखूंगा, मगर फिर उसके बाद नीचे मैं लिखूंगा नॉट पॉसिबल बिकॉज, क्या रीजन हो जाएगा इसका, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is not equals to number of columns of number of rows of second मैट्रिक्स। जो आपका पॉसिबिलिटी चेक है वही आपका रिजल्ट बन जाएगा कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रॉस की तादाद सेम नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर हो गई बात की? तो यहाँ आपने जो है वो एडिशन भी देख लिया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन आपने यहाँ पे देखा, मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे देखा। इसके अंदर आप फर्दर मल्टीप्लिकेशंस भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हम यहाँ पर जो है वो आपके यहाँ पे सवाल मेंशन कर दें, लेट्स सपोज कि यहाँ हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो आप कैलकुलेट करें c मल्टीप्लाई बाय d, ठीक है जी, c मल्टीप्लाई बाय d आपको कैलकुलेट करना है। और अगर आपको कहा जाए कि 7th रिक्वायरमेंट में आप b मल्टीप्लाई बाय a कैलकुलेट कर लें, ठीक है जी, तो आप देखेंगे b मल्टीप्लाई बाय a कैलकुलेट हो सकता है नहीं सकता, या आप जो है वो 8 रिक्वायरमेंट ले लें यहाँ पे, ठीक है, और उसको ले लें c मल्टीप्लाई बाय b। तो ये आपके पास जो है वो प्रैक्टिस के लिए काम हो सकता है। आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर 3 मैट्रिसेस की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, a + b + c। तो उसके अंदर भी तरीकेकार क्या होगा, उसका
तरीकेकार भी यही होगा कि तीनों की एडिशन के अंदर तीनों का डायमेंशन यानी ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात कि तीन मैट्रिसेस आपस में तो ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, मगर उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए तीनों का। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन में पहले आपको दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना होगा, और वो भी उस सूरत में मल्टीप्लाई करना होगा कि जब वो पॉसिबिलिटी ओके शो कर रहे होंगे। ठीक है जी, पॉसिबिलिटी ओके शो करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होंगे, फिर जो उनका रिजल्ट आएगा वो तीसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली एक साथ तीनों की नहीं हो सकती, इसको तो आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठाएं। पहले दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होंगे, देन उसके बाद फिर उसके आंसर को तीसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ट्रांसपोज की इन्वॉल्वमेंट भी वैसे ही होगी। अगर ट्रांसपोज किसी जगह पे आपके पास इन्वॉल्व हो जाता है तो आप पहले ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे, फिर आप दूसरे ऑपरेशंस की तरफ जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि हमने यहाँ पे ट्रांसपोज पहले सॉल्व किया था, सब्ट्रैक्शन बाद में। इसी तरीके से आपके पास क्या होगा, इसी तरीके से आपके पास मल्टीप्लिकेशन के किसी सवाल में अगर ट्रांसपोज आ जाएगा तो वहां पे ट्रांसपोज पहले सॉल्व करना होगा और मल्टीप्लिकेशन बाद में चेक की जाएगी। ठीक है जी, तो ट्रांसपोज अगर कहीं पे इन्वॉल्व हो जाता है तो पहले ट्रांसपोज को लिया जाता है और फिर आप क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज पहले लेते हैं और एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो बाद में करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 2 आता था, अब पेपर का सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हुआ है। सेक्शन ए के अंदर 3 सवाल आते हैं 1 2 3 करके। ठीक है, और उसके अंदर पहले होता था कि हर एक सवाल जो था एक टॉपिक से रिलेटेड होता था, बट अब ऐसा नहीं होता, अब वो मिक्स करके भी दे देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 नॉर्मली जो मैट्रिसेस का आता है आपके पास, उसके अंदर एक पार्ट के अंदर सवाल किस चीज का आता है, एक पार्ट में सवाल ये एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड आएगा, और दूसरे सवाल के पार्ट में वो इनवर्स या ये साइमल्टेनियस इक्वेशन देते हैं आपको सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो अब आपके पास जो टास्क है पास पेपर से रिलेटेड, आपके पास टास्क है कि आप पास पेपर में देख लें कि जो एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको वहां पे दी हुई है मैट्रिसेस से रिलेटेड, उनको ट्राई करें, उनको सॉल्व करें। बल्कि आप समझ लें कि लास्ट 2 इयर्स के पेपर अगर आप ले लें तो लास्ट 2 इयर्स के अंदर आपके पास टोटल 4 पार्ट्स बन जाएंगे। वो कि अगर 2019 अवेलेबल है तो 2019 रेगुलर एंड प्राइवेट ये 2 बन जाएंगे, और 2018 रेगुलर एंड प्राइवेट ये 2 बन जाएंगे। तो टोटल 4 पेपर आपके पास अवेलेबल होंगे। अगर 19 अवेलेबल नहीं है तो आप एक ईयर बैक कर लें, 18 रेगुलर प्राइवेट 17 रेगुलर प्राइवेट कर लें, और उनके जो भी मैट्रिसेस के एडिशन सब्ट्रैक्शन के सवाल हैं, ठीक है जी, उनको आपने जो है वो करना है। और उसमें अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आपके पास जो है वो मैं अवेलेबल हूँ ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप वहाँ पे मुझसे जो है वो कोऑर्डिनेट करके अपने क्वेरीज को जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज के सेशन के अंदर हमने जो है वो मैट्रिसेस की बेसिक्स को देख लिया, मैट्रिसेस के अंदर जो बेसिक टाइप्स हैं हमने वो डिस्कस कर ली हैं। ठीक है जी, और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमने आज देखे हैं वो एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, और साथ साथ जो है वो हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स को भी देख लिया है। ठीक है, और इसकी बेसिक्स कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए जिससे आपको थोड़ा सा जो है वो गो थ्रू मिल जाएगा, और इतना मुश्किल काम नहीं है। बाकी जो मैंने आपको टास्क अभी दिया है 2 इयर्स के क्वेश्चंस करने का, आप अगर वो कर लें, उसमें कोई कंफ्यूजन होती तो आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है वो हम इस टॉपिक को और मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।